हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। पैसा ऐसी एकलौती गंदी चीज है जिसे लोग गले लगाना चाहते हैं। कहानी लोन स्कैम को लेके है। लोन जो हमें जिंदगी में कभी ना कभी तो लेना ही पड़ता है, मगर इसके पीछे कभी कभी जो फ्रॉड होते हैं वो हमें नजर नहीं आते। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले हमारे आज के गोल्ड मेंबर शीजा जी और तनुजा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी 2005 की है, जब कोरिया को मंदी का सामना करना पड़ा था। सब लोग लोन लेने में लगे थे, जिसके चलते लोन मिलना मुश्किल हो गया था। लोन दिलाने के नाम पे अपना फायदा करने वाले भी गली गली में पैदा हो गए थे। मौली भी उसी में से एक है। उसे मिंजू नाम के कॉलेज स्टूडेंट का कॉल आया है, जिसे एजुकेशन लोन की सख्त जरूरत है, मगर लोन हासिल करने के लिए उसके पास पर्याप्त पेपर नहीं है। तो जैंग किस लिए है? जैंग लोन दिलाने वालों का गैंग चलाता है, क्योंकि जैंग बहुत ही ब्रिलियंट आदमी है। उसके पास बैंक का ऐसा डेटा है जिससे पता चलता है कि किस क्रेडिट रेटिंग पे किसको कितना किस बैंक से लोन मिल सकता है। मिंजू की क्रेडिट रेटिंग 3 आती है, जिसके चलते उसे $30,000 का लोन मिल सकता है। मगर ये भी इतना आसान नहीं, जिसके लिए मिंजू का पूरा बायोडाटा और गेटअप चेंज करना जरूरी है। तो वो मिंजू से कहता है, तुम्हें लोन मिलेगा, मगर हम तुम्हें यंग फैशन एंटरप्रेनर की तौर पे पेश करेंगे। अब तुम जेएस टेक्सटाइल के एम्प्लॉय हो, तो उसका फेक अपॉइंटमेंट लेटर और सैलरी शीट बनाई जाती है। सब नकली कागजातों के साथ मिंजू बैंक की क्लर्क के सामने बैठ जाता है। क्लर्क वेरिफिकेशन के लिए जेएस कंपनी में कॉल लगाती है। जाहिर है फोन जैंग ही उठाता है, जो क्लर्क को इन्फॉर्मेशन देता है कि मिंजू उनकी कंपनी का एम्प्लॉय है। ऊपर से मिंजू भी बड़ा चालाक निकलता है। वो उस फीमेल क्लर्क की तारीफ करता है कि उसे तो मॉडल बनना चाहिए। बैंक में वो क्या कर रही है? मिंजू के लोन को तो पास होना ही था। जैंग का आदमी फोगो मिंजू से कहता है कि 3 दिन बाद उन्हें उनका कमीशन यानी $9,000 चाहिए। मगर ये मिंजू इन लोन वालों से भी बड़ा शातिर है। कैसे, वो थोड़ी देर में पता चलेगा। लोन स्कैम की बढ़ती केसेस को देख के पुलिस डिपार्टमेंट ने डिटेक्टिव चुनमिन को इस छानबीन में लगा दिया है, जिसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के 2 नमूने पैको और जेडी के साथ काम करना है। दोनों बड़े निकम्मे और कामचोर किस्म के बंदे हैं। एक जॉब पे गेम्स की प्रैक्टिस करता रहता है, तो दूसरा कंप्यूटर पे सॉलिटेयर खेलता रहता है। चुनमिन को पता चलता है कि नकली एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट, बिजनेस लाइसेंस और पेंशन्स के पेपर्स देके बैंकों से लोन हासिल किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा स्कैम है। मिंजू का दोस्त मिकी भी फेक सर्टिफिकेट्स बनाने में माहिर है। तभी मिंजू का लोन सैंक्शन होके उसके अकाउंट में $30,000 डिपॉजिट किए जाते हैं। जैंग का आदमी फोगो मिंजू से अपना कमीशन वसूलने के लिए उसके घर के चक्कर काट रहा है, मगर मिंजू उन्हें $9,000 देना नहीं चाहता। तो वो बड़ी चालाकी से $30,000 अपने दोस्त मिकी के अकाउंट में ट्रांसफर करता है और फोगो को एटीएम पे अपना 0 बैलेंस दिखा के कहता है कि लोन के पैसे अभी आए नहीं। तो फोगो मिंजू से बैंक में कॉल करवाता है। सामने से जवाब आता है कि मिंजू का लोन रिजेक्ट किया गया है। फोगो खुद बैंक की क्लर्क से बात करता है, मगर शातिर मिंजू ने किसी बैंक में नहीं बल्कि अपनी दोस्त विनी को कॉल किया था, जो मिंजू के प्लान में शामिल थी। विनी बैंक क्लर्क की तरह सूखे अंदाज में फोगो से कहती है, मैनेजमेंट ने लोन रिजेक्ट किया है तो वो कुछ कर नहीं सकती। विनी भी बड़ी फ्रॉड किस्म की लड़की है। वो मिकी से नकली सर्टिफिकेट्स बनवा के रोलेक्स की फर्स्ट कॉपी वॉचेस ऑनलाइन मार्केट में बेचने का काम करती है। वो उन्हें $100 में खरीद के $2,000 में बेचती है। वो मिंजू से कहती है कि वो उसके $30,000 को उसके इस धंधे में इन्वेस्ट करके 20 गुना प्रॉफिट कमा सकता है। महीने में 30-40 वॉचेस तो बेचे जाते ही है, यानी महीने के $60,000 तो कहीं नहीं गए। मिंजू कंप्यूटर साइंस पढ़ता है, तो उसने वन लाइन नाम का एक वायरस बनाया है, जो उन लोगों को ईमेल के जरिए भेजा जाएगा जिनका बैंक लोन सैंक्शन हुआ है। वायरस की लिंक पे क्लिक करते ही वो लोग मिंजू ने बनाई लग्जरी गुड्स की साइट से कनेक्ट किए जाएंगे, जहाँ फर्स्ट कॉपी वॉच बेचने के लिए रखी होगी। इंसान की फितरत है, पैसे आते ही वो उन्हें खर्च करने की सोचता है। तो उनमें से कुछ लोग रोलेक्स वॉच जरूर खरीदेंगे। 5 लाख की चीज 1.5 लाख में मिल रही हो और पॉकेट में पैसा हो तो खरीदने के लिए मन ललचाता ही है। यहाँ फोगो भले बेवकूफ बन गया हो, मगर जैंग बेवकूफ नहीं बनता। वो जान जाता है मिंजू ने अक्लमंदी से उन्हें चुना लगाया है। यहाँ पता चलता है जैंग अकेला ये गैंग नहीं चलाता। कांग नाम का गुंडा उसका इस फ्रॉड के धंधे में पार्टनर है। दूसरी ओर विनी मिंजू को एक फेक वॉच के होलसेलर के पास लेके आती है। मिंजू उससे 300 रोलेक्स खरीदने का फैसला करता है, मगर जैसे ही वो शॉप वाले को $30,000 कैश में देने जाता है, विनी उसे रोकती है और उससे कहती है कि वो कैश उसे दे दे। उसके बदले वो अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेगी, जिससे वो इंस्टॉलमेंट में बैंक के पैसे चुका सकती है। मिंजू को तो वॉच से मतलब है, तो वो तैयार होता है।
अगले ही पल विनी कैश को बैंक में डिपॉजिट करने जाती है। यहाँ काफी देर शॉप वाला वॉच की डिलीवरी नहीं देता तो मिंजू उससे पूछने जाता है। वो शॉप वाला बताता है कि विनी का कार्ड चल नहीं रहा था तो उसने सौदा ही कैंसिल कर दिया। मिंजू समझ जाता है कि विनी ने उसे चूना लगा दिया और उसके $30,000 लेके भाग गई। चोर पे मोर, और क्या। मिंजू अपने रूम पहुंचता है तो कांग वहाँ उसका इंतजार कर रहा होता है, जिसने मिकी की ऑलरेडी बहुत पिटाई की है। कांग मिंजू को उठा के सीधा अपने अड्डे पे लेके आता है। कांग उससे कहता है हमने तुम्हें लोन दिलवाया और बेटा तुम हमें ही चूना लगा के गए। मिंजू कहता है बैंक भी पर्सनल लोन का ज्यादा से ज्यादा 18% चार्ज करती है, मगर तुम लोग तो 30% एडवांस में ले रहे हो। ये कहाँ की इंसाफी है। वो सुन के कांग मिंजू की पिटाई करने मुड़ता है तो जैंग उससे कहता है मामला शांति से निपटाते हैं। मैंने इस लड़के को अपना कमीशन हासिल करने के लिए नहीं उठवाया, इसने हमें चूना लगाया है तो जरूर इसमें कुछ बात है। अब जैंग मिंजू से कहता है कोरिया में 800 के ऊपर बैंक्स है। इतना लोन देने के बावजूद अब तक कोई भी बैंक डूबी नहीं, क्योंकि बैंक उन्हीं को लोन देती है जो उनका पैसा चुकाने की हैसियत रखते हैं। कभी किसी बेकार गरीब को लोन मिलते देखा है? अच्छा क्रेडिट रेटिंग होना काफी नहीं, लोन चुकाने की ताकत होनी चाहिए। और हम ऐसे ही गरीब लोगों को लोन दिला के उनकी मदद करते हैं। अब जैंग मिंजू को पैसे की बैग देते हुए उससे कहता है हमारे साथ काम करो और साल में $5 लाख कमाओ। इतना पैसा सुन के ना बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मिंजू एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। उसके डैडी उसे पढ़ाने के लिए काफी कर्जा ले चुके थे। मिंजू अपने पेरेंट्स के बोझ तले दबा हुआ है। वो उनका कर्जा चुकाना चाहता है, मगर ईमानदारी से ढेर सारा पैसा नहीं कमाया जा सकता। वो किसी भी तरह अपने माँ बाप की दुख दर्द दूर करना चाहता है। तो अब मिंजू जैंग की गैंग को ज्वाइन करता है। कांग का असिस्टेंट टॉमी उसे गाइड करने लगता है। एक दिन मिंजू उनके ऑफिस में फोगो को झाड़ू पोता लगाते हुए देखता है। टॉमी मिंजू से कहता है जिसके पास दिमाग ना हो वो इसी काम के लायक है। यहाँ डिटेक्टिव चुनमिन हर बैंक में पैम्पलेट बांट के उन्हें बैंक स्कैम से बचने की हिदायत देता है, मगर उन्हें कुछ पड़ी नहीं है। यहाँ टॉमी 2 क्लाइंट लेके आता है। दोनों का क्रेडिट पॉइंट 0 है। जैंग जान जाता है उन्हें लोन नहीं मिल सकता, फिर भी वो माइक्रोफोन लगा के दोनों को बैंक में भेजता है। दोनों को $20,000 का लोन चाहिए। लेडी बैंक क्लर्क से कहती है कि उसे स्मॉल बिजनेस लोन चाहिए। बैंक क्लर्क उससे तरह तरह के पेपर्स मांगती है, जिससे लेडी हड़बड़ा जाती है और उसकी चोरी पकड़ी जाती है। तो अब पुलिस से बचने के लिए जैंग भी ऑफिस शिफ्ट करने का फैसला लेता है। टॉमी कांग का आदमी है तो जैंग उसे सुनाता है कि तुम्हारा आदमी किसी काम का नहीं। ऊपर से टॉमी की हिडन कैमरा से बैंक डेटा चुराते हुए चोरी पकड़ी जाती है। तो कांग टॉमी की पिटाई करता है, मगर अब उसकी नजर मिंजू पे है जो जैंग का आदमी बन चुका है। कांग चाहता है कि मिंजू गलती करे और वो जैंग को सुनाए, मगर मिंजू तो सुपर स्मार्ट है। जैंग का रूल है कि वो कभी भी हाउस, कार और इंश्योरेंस पॉलिसी को गिरवी रख के लोन लेने नहीं देता। इन्हें वो डर्टी लोन कहता है। ये 3 चीजें अगर बैंक में अटक जाए तो इंसान बर्बाद होता है और सुसाइड तक करता है। यहाँ उस पकड़ी हुई लेडी से जानकारी हासिल करके पैको, जेडी और चुनमिन जैंग के अड्डे पे छापा मारते हैं, मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। उन्हें सिर्फ यही पता चलता है कि जैंग की गैंग में मिंजू नाम का लड़का है जो किसी कॉलेज में पढ़ता है। तो यहाँ मिंजू भोले फोगो की और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। वो फोगो से कहता है तुम्हारे पास डेयरिंग है, मेरे पास दिमाग है, हम दोनों की अच्छी टीम बन सकती है। तभी एक दिन मिंजू होटल में विनी को देखता है, जो होटल में आने वाले अमीर लोगों के ड्रिंक में नशे की दवा मिला के उन्हें चूना लगाने का काम करती है। मिंजू उससे कहता है मेरा पैसा लेके तुम भागी और मुझे सामने देख के भी तुम इतनी कूल हो। विनी कहती है तुम्हारा पैसा तो खर्चा हो गया, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कौड़ी भी नहीं है और तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो, वरना उस तरीके से तुम्हारा पैसा चुकाती। अब मिंजू फोगो से कहता है लोगों को डरा के उनसे कमीशन नहीं मिलता, उनसे दोस्ती करो, उनके दिल को झंझोड़ो। तो अब मिंजू फोगो को कमीशन कलेक्ट करने एक क्लाइंट के पास लेके जाता है और अपनी मीठी बातों का डेमोन्स्ट्रेशन देके क्लाइंट से कमीशन के पैसे वसूलता है। मिंजू का रिकवरी टैलेंट देख के कांग सरप्राइज होता है तो टॉमी उन पे जलने लगता है। सक्सेस से मिंजू का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि वो कांग तक को जवाब देने लगता है। एक शाम कांग जैंग को एक रेस्टोरेंट लेके जाता है और उससे कहता है कि उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। 3 बैंक के वाइस प्रेसिडेंट एक बैंक को टेक ओवर करने वाले हैं। अगर हम हमारी तरफ से उस बैंक में कैपिटल इन्वेस्ट करें तो वह हमें बैंक के टॉप पैनल में डायरेक्टर की पोस्ट देंगे। जैंग कांग से साफ कह देता है कि बैंकिंग बिजनेस में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कांग उससे कहता है कब तक हमें चोरी चकारी करते रहेंगे, अब स्टेटस कमाने का वक्त आया है। जैंग उससे कहता है इंसान को वही काम करना चाहिए जो उसे आता है। तो वो कांग को साथ देने से साफ मना करता है। मिंजू का खास दोस्त मिकी अपना खर्चा निकालने के लिए नकली पेंटिंग बना के बेचने का काम भी करता है। मिंजू को उस पे दया आती है और वो उसे कुछ पैसे देता है।
वो मिकी से प्रॉमिस करता है कि एक दिन वो उसे अपना पार्टनर बनाएगा। मिकी उससे कहता है कि कॉलेज कैंपस में एक डिटेक्टिव उसकी तलाश में आया करता है। दूसरे दिन मिंजू कॉलेज कैंपस में चुनमिन को देखता है जो मिंजू की ही तलाश में है, मगर वो मिंजू को चेहरे से नहीं पहचानता। मिंजू उसे प्रॉमिस करता है कि वो लोन स्कैमर को ढूंढने में उसकी मदद करेगा, तो चुनमिन उसे खर्चे के लिए कुछ पैसे देता है, जिससे मिंजू को समझ में आता है कि डिटेक्टिव दिल का बहुत अच्छा है। या वो बैंक में पकड़ी गई लेडी चुनमिन के पास आती है और उसे अपने मोबाइल पे जैंग की वही लोन वाली एड दिखाती है। तो अब चुनमिन एड में दिए गए फोन को ट्रेस करके जैंग के नए ऑफिस पहुंचता है। डिटेक्टिव उसे अरेस्ट करने आया है, ये देख के जैंग वहां से भागता है। तो पता चलता है पुलिस को ये टिप कांग के कहने पे टॉमी ने ही दी थी। जैंग के भागते ही टॉमी जैंग ने मेहनत से बनाई बैंक की डेटा बुक चोरी करने जाता है, मगर उसे मिंजू लेके भागता है। तो रास्ते में कांग मिंजू को पकड़ के उससे वो बुक छीन लेता है। जैंग और मिंजू चुनमिन से बच के कार से भाग जाते हैं। अब जैंग फैसला करता है कि वो कुछ महीनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाएगा। मिंजू उससे कहता है कि वो बैंक लोन का ये बिजनेस आगे जारी रखना चाहता है। तो जैंग कार में छुपा के रखी बैंक डेटा की बुक उसे देता है। जी हाँ, कांग जो बुक लेके गया था वो नकली थी। जैंग मिंजू को सलाह देता है सब तरह के लोन में हाथ डालो, मगर डर्टी लोन में नहीं। अब मिंजू अपनी टीम बनाता है जिसमें वो फोगो, मॉली और अपने पुराने दोस्त मिकी को शामिल करता है। सब बराबर के पार्टनर बन जाते हैं। जमाना कंप्यूटर का है, तो अब जैंग के बैंक डेटा को कंप्यूटर में डाला जाता है, जिसकी फाइल बना के उसे एक पेन ड्राइव में सेव किया जाता है। मॉली के पास 20,000 ऐसे लोगों का डेटा है जो लोन लेना चाहते हैं। मिंजू उन्हें ऑनलाइन वायरस की लिंक मेल करके अपनी कंपनी साइट पे ऑटोमेटिकली रजिस्टर करवाता है। वो अपनी कंपनी का नाम ही वन लाइन लोन सर्विसेज रखता है। उनकी पहली ही क्लाइंट 3 लड़कियां होती है। वो अपनी फैशन कंपनी के लिए लोन चाहती है। मिंजू उनके क्रेडिट पॉइंट को डेटा में डाल के फाइंड आउट करता है कि उन्हें कितना लोन मिल सकता है, जो होता है टोटल मिला के $60,000। तो लोन हासिल करने के लिए नकली वेयर हाउस बनाया जाता है। तीनों लड़कियों के फैशन कॉलेज के नकली सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। बैंक का आदमी बिजनेस वेरीफाई के लिए वेयर हाउस को विजिट करता है। मिंजू ने पहले ही इन लड़कियों की क्लास ली है कि कैसे उन्हें उस आदमी के सामने बोल्ड एटीट्यूड रखना है। लड़कियों का बोल्डनेस काम करता है और लोन सैंक्शन होता है। हर एक के अकाउंट में $20,000 आ जाते हैं। तो अब मिंजू के कंपनी की अर्निंग भी बढ़ने लगती है। सक्सेस के साथ चारों पार्टनर के लुक भी बदल जाते हैं। यहाँ वो 3 वाइस प्रेसिडेंट अकेले कांग को अपनी नई बैंक में पार्टनर बनाने से इनकार करते हैं। वो कांग के सामने ये शर्त रखते हैं कि उसे जैंग को भी साथ लाना होगा, क्योंकि जैंग जीनियस है। कांग 10 मिलियन तक इन्वेस्ट करने को तैयार है, मगर फिर भी वो नहीं मानते। तो अब कांग उन्हें धमकाता है कि अगर वो उसे बैंक का CEO बनाएंगे तो वो उन्हें भी पैसा खिलाने को तैयार है, वरना वो उन्हें मार डालेगा। अब कांग अपना खुद का डर्टी लोन बिजनेस शुरू करने का फैसला करता है। सेकंड हैंड कार को नहीं बता के पहले तो कस्टमर को कम प्राइस से ललचाया जाता है। फिर कांग अपनी कंपनी के जरिए लोन देके कस्टमर को उस इंपोर्टेड कार का ओनर बनाया जाता है। फिर उसी कार को चोरी किया जाता है। फिर नए फेक पेपर्स और नंबर प्लेट बना के दूसरे कस्टमर को फंसाया जाता है। यानी कार न होने के बावजूद वो लोग कार का लोन चुकाते रह जाते हैं। जैंग टॉमी से कहता है एवरी मनी इज डर्टी, इसीलिए तो इंसान पैसे से प्यार करता है। जिस तरह कार से लोगों को ठगा गया है, वैसे ही घर को लेके भी ठगा गया है। घर के झूठे कागजात बना के लोन तो मिला, मगर पता चला घर असलियत में किसी और का है, और बाद में उन लोगों को घर भी नहीं मिलता और लोन के पैसे भी चुकाने पड़ते हैं। लोग पुलिस के पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि फ्रॉड लोन का ये तरीका उन्होंने खुद अपनाया है। इस तरह बर्बाद होके एक कस्टमर सुसाइड करता है। ऐसे में 1 साल गुजरता है। मिंजू की टीम ने इतनी तरक्की की है कि सब लोगों को एक मर्सिडीज कार गिफ्ट की जाती है। लोन लेने वालों की मिंजू के ऑफिस के बाहर भीड़ जमा होने लगती है, मगर नकली पेपर्स बनाने के लिए वक्त लगता है। तो अब मिंजू विनी के पास जाता है और उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। विनी फोटो सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट है, तो वो कुछ ही मिनटों में नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने लगती है। मिकी, जो विनी को अच्छी तरह से जानता है, वो मिंजू को वार्न करता है कि वो विनी से बच के रहे, वो भरोसे के लायक नहीं है। दूसरी ओर कॉन्ग की कंपनी मिराई कैपिटल अब बहुत बड़ी हो चुकी है। वो बैंक के मैनेजर को पैसा खिला के लोन अप्रूव करा के लेते हैं। तभी टॉमी कांग को बताता है मार्केट के बहुत सारे क्लाइंट्स मिंजू ने चुरा लिए हैं। मिंजू अपने कमाए हुए पैसे बॉक्स में भर के फोगो के जरिए अपने पेरेंट्स के पास भेजा करता है। इतने पैसे देख के माँ जान जाती है कि उसका बेटा जरूर कोई गलत काम कर रहा है। तभी चुनमिन भी मिंजू को अरेस्ट करने पेरेंट्स के घर तक पहुंच जाता है, मगर मिंजू उसे चकमा दे देता है। तो पुलिस घर में घुसने के जुर्म में चुनमिन को ही अरेस्ट करती है। पैको चुनमिन को वार्न करता है कि बिना वारंट के वो ऐसी हरकत ना करे। तो अब चुनमिन उन दोनों पे चढ़ जाता है। वो उनसे कहता है तुम लोग तो कुछ काम नहीं करते,
बस गवर्नमेंट की सैलरी खा रहे हो, वारंट निकालना तुम्हारा काम है, जिससे वो दोनों चुप हो जाते हैं। मीडिया भी बैंक स्कैम को लेके पुलिस को दोष दे रही है, तो अब पुलिस डिपार्टमेंट ने इस केस को फास्ट ट्रैक पे डालने का फैसला किया है। स्कैम के चलते रिजर्व बैंक ने देश के सभी बैंकों को पर्सनल और बिजनेस लोन देने से मना किया है, जिसका असर अब मिंजू के बिजनेस पे पड़ने वाला है। सिक्योर्ड लोन का ऑप्शन अभी बाकी है, मगर मौली उनसे कहती है सिक्योर्ड लोन यानी डर्टी लोन होता है, लोग डिप्रेशन में सुसाइड तक करते हैं, हमें पाप नहीं उठा सकते। मिंजू उनसे कहता है हम लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन दिलवा सकते हैं। होगो को ये तरीका पसंद नहीं, वो मिंजू को रोकने की कोशिश करता है, मगर पैसे के सामने सब अंधे हो चुके हैं। या मिंजू की सक्सेस को देख के कांग को जलन होने लगती है। वो जान जाता है बिना बैंक डेटा की मिंजू इतनी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, तो अब वो डेटा हासिल करने मिंजू के ऑफिस आता है। मिंजू डेटा देने से इनकार करता है, तो वो उसकी पिटाई करता है। तो अब विनी मिंजू को बचाने आगे बढ़ती है। कांग विनी को मारने मुड़ता है, मगर तभी टॉमी मिंजू के कंप्यूटर से उन लोगों का डेटा हासिल करता है जो लोन चाहते हैं। वो 4 लाख लोगों का डेटा है। हवा का रुख देख के विनी कांग की कंपनी ज्वाइन करती है। तो अब मिंजू बड़ी मुश्किल से जैंग का पता हासिल करके उसके पास पहुंच जाता है, जो गुमनामी में जी रहा है, मगर अभी भी उसके पास $1 मिलियन पड़े हैं। मिंजू जैंग को ऑफर देता है कि वो दोनों मिलके काम कर सकते हैं। जैंग उससे कहता है तुमने अब तक जितने कमाए हैं उसमें से 30% शेयर मुझे दे दो, तो मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, क्योंकि वो पैसे तुमने मेरी बैंक डेटा बुक की वजह से कमाए हैं। जैंग मिंजू से कहता है कि भले बैंकों ने लोन देना बंद किया हो, मगर मेरे पास ऐसे बैंकों की लिस्ट है जो अभी भी लोन देती है। मिंजू जैंग से हाथ मिलाता है। अगली ही रात जैंग से मिलने उसका वो सोर्स आता है जो जैंग को अब तक बैंक की पूरी इंफॉर्मेशन देते आया है। वो कोई और नहीं बल्कि नेशनल बैंक का वाइस प्रेसिडेंट गॉडी है। वो बैंक डेटा की नई लिस्ट जैंग को देता है। गॉडी को जैंग पे पूरा भरोसा है। गॉडी मिंजू से कहता है मैं जैंग के साथ इसलिए काम करता हूँ क्योंकि जैंग फ्रॉड भी लीगल तरीके से करता है। दूसरी ओर डोजी नाम के लड़के का लोन पास हो जाता है, तो कमीशन वसूलने के बावजूद टॉमी उसे लोन के पैसे कलेक्ट करने आता है। डोजी पैसा देने से साफ इनकार करता है, तो टॉमी उसकी कार को जला देता है। यहाँ कांग के शैतानी दिमाग में हैंडबिट बैंक को टेक ओवर करके उसका सीईओ बनने का प्लान चल रहा है। तो दूसरी ओर मिंजू जैंग को अपने सीक्रेट ऑफिस लेके आता है। वो जैंग को उसका बैंक डेटा दिखाता है। वो जैंग से कहता है कि उसके पास 4 लाख लोगों का डेटा है, मगर जब वो उन्हें कंप्यूटर पे एक्सेस करने जाता है तो पता चलता है टॉमी ने उसे चुराया है। तो अब मिंजू जैंग से कहता है कि उसके पास ऐसे भी क्लाइंट है जो इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन चाहते हैं, जिस पर जैंग उस पर गुस्सा होता है। इंश्योरेंस के पैसे वो पैसे होते हैं जो इंसान की इमरजेंसी के वक्त काम आते हैं। जैंग वहां से जाने निकलता है तो चुनमिन उसे अरेस्ट करता है, मगर मिंजू वहां से भागने में कामयाब होता है। अब मिंजू सीधा अपने पेरेंट्स के घर आता है। वो उन पे गुस्सा होता है कि इतने पैसे भेजने के बाद भी वो इतनी बदतर हालत में क्यों जी रहे हैं। माँ कहती है ऐसे पैसे किस काम के जिसमें गरीबों की हाय लगी हो। एक गरीब अगर दूसरे गरीब को लूटने लगा तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। डैडी कहते हैं अगली बार किसी गरीब को लूटने के पहले अपने माँ बाप को याद करना। अब मिंजू टॉमी को फंसाने की सोचता है। वो उसे लड़की के नाम से 1 लाइन वायरस की लिंक भेजता है, जिससे वो टॉमी के कंप्यूटर को एक्सेस करके उसमें से पूरा डेटा निकाल लेता है, जिसमें उसे उन कस्टमर की लिस्ट मिलती है जो कांग के लोन साजिश का शिकार हुए हैं। उसमें से एक है डोजी, जिससे मिलके मिंजू को कांग के हैवानियत का सबूत मिलता है। कर्जा न चुका पाने की हालत में डोजी ने अपना घर कांग की कंपनी के नाम ट्रांसफर करने का फैसला किया है। कांग की कंपनी हैंडबिट नाम की बैंक को 30 मिलियन में टेक ओवर करना चाहती है, मगर हैंडबिट बैंक का वाइस चेयरमैन गॉडी कांग के टेक ओवर के लिए राजी नहीं, क्योंकि कांग का फंड बुरे रास्तों से हासिल किया हुआ है और कांग का बायोडाटा भी खराब है। ऐसी बैंक पे पब्लिक कैसे ट्रस्ट करेगी। बैंक के बाकी डायरेक्टर कांग को सलाह देते हैं कि वो बैंक के सीईओ का पद किसी और को दे और पीछे से बैंक को कंट्रोल करे। उनकी बातें सुन के कांग बहुत गुस्सा होता है और उन डायरेक्टर को धमकाता है कि उन्होंने उससे जो रिश्वत ली है उसके सबूत उसके पास है, तो अगर उसे सीईओ का पद नहीं दिया गया तो वो उन सबको मीडिया के सामने एक्सपोज करेगा। यहाँ मिंजू कांग के स्कैम के दूसरे विक्टिम को मिलने हॉस्पिटल जाता है, जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी के बदले लोन लिया था। वो लेडी आईसीयू में है। उसकी माँ बताती है उसने भी लोन न चुकाने की हालत में अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी कांग की कंपनी के नाम सरेंडर की है। अब बेटी के इलाज के लिए भी उसके पास पैसे नहीं। अगले ही दिन उसकी लड़की की मौत हो जाती है, मगर मेमोरियल की जगह के लिए भी माँ के पास पैसे नहीं। मिंजू उसे हेल्प करता है। मिंजू को अब पता चलता है कि क्यों जैंग सिक्योर्ड लोन को डर्टी लोन कहा करता था। या जैंग को इंट्रोगेट किया जाता है तो पता चलता है जैंग भी कभी किसी बैंक में टॉप का ऑफिसर था, जिसने ऐसा लोन प्रोग्राम डेवलप किया था जिससे बैंक को 5 साल में 100 मिलियन का मुनाफा हुआ।
इसके बावजूद जैंग को कुछ फायदा नहीं हुआ। जेडी जैंग को मिंजू का पता पूछता है, मगर जैंग खुद नहीं जानता। तो जेडी गुस्सा होकर जैंग की पिटाई करता है। जैंग चुनमिन से कहता है, मैंने गरजमंदों को लोन दिलाया और अपना कमीशन लिया, इसमें बुराई क्या है। तभी मिंजू कॉल करके चुनमिन को मिलने बुलाता है। वो अपने पेट पे बना ऑपरेशन का निशान चुनमिन को दिखाता है। वो उससे कहता है, मेरी दोनों किडनियां खराब हुई तो मेरे डैडी ने अपनी किडनी दी, मगर ऑपरेशन फेल गया तो डैडी ने अपनी दूसरी किडनी भी मुझे दी ताकि मैं जी सकूं और खुद डायलिसिस पे जीने लगे। उनका कर्जा उतारने के लिए मैंने दिन रात काम किया, मगर उतने पैसे ना कमा सका जिससे उनकी गरीबी दूर कर सकूं, उनका कर्जा उतार सकूं, और तभी लोगों को लोन दिलाने का ये जॉब मुझे मिला। जाहिर है इतना पैसा आता देख कौन गरीब ये काम छोड़ना चाहेगा। इस धंधे में मैंने करोड़ों कमाए, मगर मेरे पेरेंट्स ने उस पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। उन्होंने झोपड़े में रहना पसंद किया। उनसे मुझे सीख मिली, दूसरों की कब्र पे अपने महल नहीं खड़े किए जाते। मैंने मेरी कमाई के लिए गरीबों से पैसे वसूले। मुझे अरेस्ट करना है तो करो, मगर ये जान लो शतरंज में जीतना है तो पैदों को मार के क्या होगा, वजीर को मारो और उन तक मैं तुम्हें पहुंचा सकता हूँ, मगर उसके लिए मुझे जैंग का साथ चाहिए। तो अब चुनमिन जैंग को जेल में ट्रांसफर करने के बहाने ऑन द वे उसे भागने में मदद करता है। मिंजू जैंग से मिलता है। वो उससे कहता है कि कांग कर्जे के नाम पे लोगों को लूट रहा है, क्योंकि उन पैसों से उसे हैनबिट बैंक को टेक ओवर करना है, मगर गौड़ी की रिजेक्शन की वजह से मामला अटका हुआ है। तो अब मिंजू जैंग से कहता है, लोन स्कैम की वजह से जिन पे अन्याय हुआ है मैं उनका पैसा उन्हें वापस करना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। तो अब जैंग सीधा जाके कांग के सामने बैठ जाता है और उसकी गौड़ी के साथ सेटिंग करा के देता है। जैंग उससे कहता है, मैं एक फेक चार्नेल हाउस को बैंक के पास गिरवी रख के उसे लोन उठाने वाला था, मगर तुम्हारी वजह से मेरा और गौड़ी का वो प्लान फेल हो गया, क्योंकि तुमने उस चार्नेल को अपने बैंक का मेन ब्रांच बनाने के लिए खरीदा, जिसका हमें 5 मिलियन का नुकसान हो रहा है। तो अगर तुम तुम्हारे लोन मेंबर्स के जरिए हमारा नुकसान पूरा करो तो गौड़ी तुम्हें खुद सीईओ के लिए प्रमोट करेगा। कांग तैयार होता है। चार्नेल यानी वो जगह जहाँ मृतकों की अस्थियां और राख रखी जाती है। तो अब चार्नेल की जगह मिंजू उन लोगों की मीटिंग बुलवाता है जिन्हें लोन चाहिए। वो उनसे कहता है कि अगर वो चार्नेल में छोटी सी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उन्हें कांग की कंपनी से आसानी से लोन मिलेगा। या चुनमिन जेडी से कहता है कि जैंग से ज्यादा कांग को पकड़ना जरूरी है। कांग चार्नेल को गिरवी रख के उनमें गरीब लोगों का इन्वेस्टमेंट दिखा के बैंक से लोन उठाने वाला है, जो इलीगल है। यहाँ मिंजू जैंग से कहता है, कुछ लोगों के पास 100 मिलियन की पेंटिंग खरीदने के लिए पैसे है, तो कुछ लोग $20,000 के लोन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। इन सब बातों से मैं डिप्रेस हुआ हूँ। इस जॉब के बाद मैं सब छोड़ दूंगा। जैंग उससे कहता है, लोन का बोझ आदमी को और दबाता है, ऊपर से हम जैसे लोग उन्हें और दबाते हैं। या कांग को शक होता है कि कहीं जैंग कुछ चाल तो नहीं चलने जा रहा, तो वो मौली को किडनैप करता है। उससे उसे पता चलता है कि मिंजू और जैंग पुलिस से बच के एक वेयर हाउस में छुप के बैठे हैं। तो अब कांग पैको और जेडी को मिंजू और जैंग की टिप देता है और उन दोनों के साथ वेयर हाउस पहुंचता है, मगर फोगो अपने आदमियों को लेके उनका रास्ता रोक के रखता है। दोनों में हाथापाई शुरू होती है। दूसरी ओर जैंग कांग का गेटअप बना के मिंजू के साथ चार्नेल की जगह पहुंचता है, जहां 3 बैंक के वेरिफिकेशन ऑफिसर आए हुए हैं। वो ऑफिसर गेटअप की वजह से जैंग को कांगी समझ बैठते हैं। जैंग उनसे कहता है कि वो चार्नेल बिल्डिंग को और अपनी सब प्रॉपर्टी को गिरवी रख के 30 मिलियन कर्जा बैंक से चाहता है। जैंग उन्हें कांग का पासबुक भी दिखाता है जिसमें 30 मिलियन बैलेंस है। अमाउंट बड़ी है तो ऑफिसर बैंक के उन 3 डायरेक्टर्स को कॉल लगाता है। वहां से उसे ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। उस ऑफिसर को भी रिश्वत दी जाती है। मॉर्गेज के सब पेपर साइन करके जैंग को 3 बैंक से 10-10 मिलियन यानी टोटल 30 मिलियन दिए जाते हैं। या चुनमिन टॉमी को भी अरेस्ट करता है। दूसरी ओर फोगो जैसे ही आधा घंटा होता है कांग का रास्ता छोड़ देता है। कांग पैको और पैडी के साथ वेयर हाउस के अंदर आता है, मगर अंदर ना मिंजू होता है ना जैंग। तभी कांग को विनी का फोन आता है कि उसके ऑफिस में ईडी की रेड पड़ी है। जैंग ने कांग का हुलिया बना के उसकी सब प्रॉपर्टी को गिरवी रख के उसी के नाम पे बैंक लोन उठाया था। जैंग 30 मिलियन को ट्रक में लोड करके वहां से भाग जाता है। यहाँ कांग भागते हुए अपने ऑफिस पहुंचता है। तो अब मिंजू के मुंह से हमें उनकी असली प्लानिंग का पता चलता है। विनी ने कॉफी जानबूझ के कांग के कोट पे उछाल के कोट बदलने के बहाने उसे बिजी किया। उतनी देर में उसने कांग की बैग से उसका बैंक पासबुक चोरी किया और उसके बदले फेक पासबुक रखा। उसके लैपटॉप से उसके फिंगरप्रिंट्स की कॉपी बनाई, फिर उसे मिकी को फैक्स किया तो मिकी ने हूबहू उसका मोल्ड बनाया। या विनी ने ड्रिंक में नशे की गोलियां मिला के उन 3 डायरेक्टर को बेहोश किया और उनके फोन जब्त किए। फिर कांग का पासबुक मिंजू को दिया। जैसे ही बैंक के वेरिफिकेशन ऑफिसर ने उन 3 डायरेक्टर को कॉल लगाया तो वो फोन गौड़ी ने उठाया, जो कांग और मिंजू के प्लानिंग में शामिल था। उसने कांग का लोन पास करने के लिए
उस ऑफिसर को ग्रीन सिग्नल दिया। फिर कांग के फिंगरप्रिंट्स का मोल्ड इस्तेमाल करके उसकी तिजोरी खोली और उसमें पड़ा ढेर सारा पैसा और प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चोरी किए। वही डॉक्यूमेंट्स बैंक ऑफिसर को दिए गए। मिंजू कांग को बताता है कि उसका कॉर्पोरेट अकाउंट और प्रॉपर्टी पेपर्स यूज करके उन्होंने 30 मिलियन का लोन हासिल किया है। वो कांग से कहता है, तुमने लोगों को कर्जे में डुबोया, अब तुम खुद महसूस करना कर्जे का बोझ क्या होता है। कांग मिंजू को मारने की कोशिश करता है तो चुनमिन उसे अरेस्ट करता है। कांग उसे झांसा देके भागने जाता है मगर मिंजू अपनी कार बीच में लाके उसे रोकता है। आखिर कांग को अरेस्ट किया जाता है। कांग मिंजू को धमकी देता है जैसे ही वो जेल से बाहर आएगा उससे बदला जरूर लेगा। मिंजू उससे कहता है, बुढ़ापे में क्या बदला लोगे। अब चुनमिन मिंजू को अरेस्ट करने जाता है तो मिंजू जैंग की कार में बैठ के भाग जाता है। चुनमिन उनका काफी पीछा करता है मगर वो दोनों उसे झांसा देने में कामयाब होते हैं। कांग को 20 साल की सजा होती है तो 30 मिलियन का लोन पास कराने के जुर्म में उन 3 डायरेक्टर को भी सजा होती है। बैंग और कांग से हासिल किया हुआ पैसा मिंजू और जैंग उन लोगों में बांट देते हैं जो लोन स्कैम के विक्टिम थे। फिर भी हर एक के हिस्से में 20 लाख डॉलर आते हैं। लोगों में पैसे बांटने का काम जैंग के नेक हाथों किया जाता है। बेचारा जैंग जो अब तक मास्टरमाइंड बना हुआ था अब डिलीवरी बॉय बन जाता है। दोस्तों, मेरी मेहनत के बदले मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा हौसला और बढ़े। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।